चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एल्केन का पार्ट स्टार्ट किया था, है ना। और एल्केन का हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख करके इसके प्रिपरेशन में आए थे। और प्रिपरेशन के हमने फर्स्ट मेथड को पढ़ लिया था, जो कि किससे था? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्कीन्स या अल्काइंस। प्रोसेस का नाम क्या था? हाइड्रोजिनेशन। क्या करवा रहे थे? हाइड्रोजन की तो कमी है ना, बॉन्ड एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन कम है। तो आप हाइड्रोजन देते जाओ, बॉन्ड हटती जाएगी। डबल से सिंगल हो जाएगा, ट्रिपल से सिंगल हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ये लेगा, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ये लेगा, और ऐसे वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। उसको लिखना ना भूले। और इसी का अपन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी लिखे थे कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी वाला। हाँ। सेकेंड जो मेथड अपन देख रहे थे वो था अल्किल हालाइड से। अल्किल हालाइड्स, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया था RX से। R फॉर अल्किल, X फॉर हेलोजन। अल्किल हालाइड्स, IUPAC नेम इज हेलो एल्केन्स। IUPAC नेम क्या होता है इनका? हेलो एल्केन्स। इसमें दो मेथड देखना है हमको। जो अपन एक देख चुके थे पिछली क्लास में, वो था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको अपन RMGX बोलते हैं। अल्किल मैग्नीशियम हालाइड, एग्जांपल C2H5MgBr। ठीक है। और हमने देखा कैसे था कि इससे कैसे हम बनाएंगे। पहले इसको कैसे बनाएंगे अपन ये देखे थे कि अल्किल हालाइड में मैग्नीशियम ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा RMGX प्लस। ये कहां पर हो रहा था? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्योंकि अपन ने बात की थी कि ये मॉइस्चर रहेगा या कहीं से उसको प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाता है? एल्केन बन जाता है। पर हमको तो एल्केन बनाना ही है, तो उसके लिए क्या ले लेंगे अपन? अपना RMGX लेंगे और साथ में वाटर ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, हाँ एसिड ले सकते हैं। इन सभी से हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटॉन मिल जाएगा हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। अगर आप वाटर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा RH, और यही होता है हमारा एल्केन। प्लस साथ में क्या बचेगा? MgOH। ठीक है, यहां तक देखे थे। दूसरे का नाम लिख लिए थे क्या? वुड्स रिएक्शन। कुछ स्टार्ट किए थे वुड्स रिएक्शन में? वुड्स में हमने लिखा क्या था कि हम यहाँ पे अल्किल हालाइड लेते हैं, है ना। अल्किल हालाइड लेकर के इसका रिएक्शन करवाते हैं मेटालिक सोडियम के साथ। वो भी किसके प्रेजेंस में होता है? वो भी अपन ने लिखा था ड्राई ईथर। लिखे थे, ड्राई ईथर लिखा है ना। अब ड्राई ईथर यहाँ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं है, तो क्यों ले रहे हैं अपन ड्राई ईथर? तो यहाँ ड्राई ईथर लेने का कारण है कि देखो सोडियम भी बहुत रिएक्टिव होता है। अगर आप सोडियम को पानी में मिक्स करोगे तो वो जलेगा, तो इसलिए अपन ने ड्राई फॉर्म में ईथर लिया है। ईथर थोड़ा कम रिएक्टिव रिएजेंट होता है, तो हमारे आप ये सोचिए कि आपके सोडियम की रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे होने वाला है। हम जो एक RX लेने वाले हैं, ठीक है, वो सोडियम के साथ मिल करके कुछ कपलिंग टाइप का रिएक्शन करेगा, इनका कपलिंग हो जाएगा। तो क्या बचा? ये 2NaX बना, और जो बचा है वो जुड़ जाएगा, यानी कि RR। ये भी एक तरह का क्या है? एल्केन है। कैसे RR एल्केन कैसे हो जाएगा? मान लो R अगर मिथिल है तो मिथिल मिथिल बन के इथेन नहीं बन जाएगा? तो R और R भी एल्केन होता है, R और H भी एल्केन होता है, और R और R भी क्या होता है? एल्केन होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? एल्केन्स को शो करने के क्या है? तरीके हैं। ठीक है, तो जो भी आपने अल्किल हैलाइड लिया है उसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ना चालू करेंगे, इसी को बोल रहे हैं कपलिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं इसको। एग्जांपल का फॉर्म देखना है इसमें। मान लो आपने लिया है CH3Br, ब्रोमोमीथेन, मिथिल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथिल ब्रोमाइड कॉमन नेम, ब्रोमोमीथेन IUPAC नेम, और आपने ले लिया सोडियम। ठीक है, एक और आपका सॉल्यूशन के अंदर होगा, एक और मिथिल ब्रोमाइड होगा। एक ही थोड़ा, एक मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्शन कराओगे? तो आप पूरा बीकर लोगे, पूरा बीकर भर के मिथिल ब्रोमाइड है आपके पास, और आपने उसमें सोडियम डाल दिया, तो वहां पे हर दो मिथिल ब्रोमाइड
हर दो मिथिल ब्रोमाइड इस तरीके से कपलिंग करके क्या बनाना चालू कर देंगे, इथेन। क्या बनेगा, इथेन। जबकि आपने लिया क्या था, मिथिल ब्रोमाइड, बना है इथेन। मतलब लिए थे मिथ यानी कि एक कार्बन का अल्किल हैलाइड, बना है दो कार्बन का एल्केन, डबल दी नंबर ऑफ कार्बन हो गया है। ये अपन लिखे थे क्या वहां पर, लास्ट में क्या लिखे थे, रीड करना जोर से। हाँ, डबल दी नंबर, सिमेट्रिकल। देखो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, सिमेट्रिकल में तो समझते हैं ना, मैथ्स में आप लोग सिमेट्रिकल पढ़ते हो कि एक फिगर को अगर अपन एक लाइन ऑफ सिमेट्री से कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट में कट हो जाता है। तो इन द सेम वे इस इथेन को अगर आप बीच से कट करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो सकता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्केन विद दी डबल दी नंबर ऑफ कार्बन एटम। डबल मतलब किसका, अगर आपने मिथिल ब्रोमाइड लिया है यानी कि एक कार्बन का हालाइड लिया है तो इथेन यानी कि दो कार्बन का एल्केन मिलेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, CH3CH2Br, इसका नाम बताइए जल्दी से। दोनों IUPAC भी और कॉमन नेम भी। ब्रोमो इथेन इज IUPAC। हाँ हाँ, बोल रहा था कुछ। हाँ, इथिल ब्रोमाइड इज कॉमन नेम। ठीक है, अगेन कपलिंग होगी जैसे ऊपर हो रही थी। क्या बचा, CH3CH2CH2CH3, क्या बन गया ये, व्हाट इज दिस कंपाउंड कॉल्ड, ब्यूटेन। सिंपल है, चार कार्बन का ब्यूटेन ना, ये क्या हो गया आपका, ब्यूटेन बन गया। ऊपर आपका बन रहा था इथेन, जबकि आपने लिया था मिथिल वाला, तो डबल दी नंबर, एक का डबल क्या होता है, टू, और टू का डबल क्या होता है, फोर। तो आपको हर बार डबल दी नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, क्योंकि जुड़ रहे हैं ना, वो कपल हो रहे हैं। तो एक का जब कपलिंग होगा तो दो हो जाएगा, दो का कपलिंग होगा तो चार हो जाएगा, तीन का कपलिंग होगा तो छह हो जाएगा, हेक्सेन मिल जाएगा। एम आई क्लियर। तो ऐसे आपको एल्केन मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या हम इससे प्रोपेन बना सकते हैं क्या। प्रोपेन तो अनसिमेट्रिकल एल्केन है, हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। अभी तक जितने भी सब इवन नंबर ऑफ कार्बन है, दो चार, और प्रोपिल हालाइड लेंगे तो हेक्सेन बनेगा, 6 कार्बन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। पर अगर मुझे प्रोपेन बनाना होगा जिसके पास 3 कार्बन एटम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे बताओ। अभी दो वाला कैसे बना, एक एक मिलकर। चार वाला कैसे बना, दो दो मिलकर। तो प्रोपेन कैसे बनेगा, 2+1 बनकर, 2+1 मिलकर। यानी कि आपको अपने बीकर में मिथिल ब्रोमाइड के साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, इथिल ब्रोमाइड। तब हो सकता है इनकी कपलिंग हो और ये प्रोपेन देंगे, नो डाउट। कपलिंग होगी तो क्या मिलेगा आपको, CH3CH2CH3, करेक्ट। बट इसमें एक ड्रॉबैक है, कपलिंग इन दोनों की होगी, ये कैसे आप फिक्स बोल सकते हो। बीकर के अंदर तो दोनों के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अंदर कोई बैठा तो नहीं है बीकर के कि वही रिएक्ट करवा रहा है कि इन दोनों को रिएक्ट करवाओ, फिर इन दोनों को रिएक्ट करवाओ, ऐसा तो नहीं है ना कुछ। अब समझ मैं क्या बोल रहा हूं, रैंडमली कोई भी किसी के साथ भी कपलिंग कर सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मिथिल वाला मिथिल वाले के साथ ही कपलिंग करके इथेन बना ले, इथिल वाला इथिल वाले के साथ ही मिलके कपलिंग करके ब्यूटेन बना ले। मतलब आप बनाने चले थे प्रोपेन, पर बन गया इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एक के साथ आपको दो फ्री मिला, समझ रहे हो क्या। बनाना चाह रहे थे क्या, प्रोपेन बनाना चाह रहे थे ना अपन, इसलिए अपन ने एक कार्बन वाला और दो कार्बन वाला अल्किल हाइड्राइड लिया। अब तक तो अपन एक टाइप का अल्किल हाइड्राइड ले रहे थे, तो डबल दी नंबर ऑफ कार्बन एटम का हमें अल्केन मिल रहा था, सिमेट्रिकल। बट अभी हमने सोचा कि चलो 3 कार्बन के लिए ट्राई करते हैं, तो हमने एक कार्बन का हाइलाइड लिया और दो कार्बन का हाइलाइड लिया, दोनों का कपलिंग करवाया, तो प्रोपेन बना, नो डाउट बनेगा। बट ऐसा फिक्स नहीं है कि हर बार उस बीकर के अंदर मिथिल वाला इथिल वाले के साथ ही कपलिंग करे। पॉसिबिलिटी है कि मिथिल मिथिल के साथ भी क्लब कर सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि इथिल इथिल के साथ भी क्लब कर सकता है। तो उस केस में विल गेट मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ नॉट जस्ट वन कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड्स, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब किस्मत से इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना आसपास रहता है कि हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे, तो ये पूरा वेस्ट हो गया रिएक्शन।
मतलब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपस में मिक्स हो चुके हैं, पर हमको काम प्रोपेन का था, तो आप कुछ यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप प्रोपेन उसमें से निकाल ही नहीं पा रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है, दोनों के बीच का गैप इतना कम होता है कि आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझते हैं कैसा प्रोसेस होता है, जहां पर दो लिक्विड जो मिसिबल है, ये तीनों लिक्विड है मान लीजिए, और तीनों का टेम्परेचर बहुत आसपास है, तो आप एटलीस्ट 10-12 डिग्री का सेल्सियस का फर्क होना चाहिए कि एक का बॉइलिंग पॉइंट 25 है तो दूसरे का 35 हो, तीसरे का 40-45 हो, तब जाकर के आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक एक करके तीनों लिक्विड को अलग कर सकते हो। बट यहां पे इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट इतना आसपास होता है क्योंकि तीनों एक दूसरे के आसपास वाले मेंबर ही है, और एक के बाद एक तो है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप अलग नहीं कर पाओगे। इसलिए वुड्स रिएक्शन से एक ड्रॉबैक ये है कि वुड्स रिएक्शन से हम सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, या यूं कह लो सिमेट्रिकल एल्केन, इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन या फिर सिमेट्रिकल एल्केन। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे भी ऑड नंबर वाला, तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स, है ना, और इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना आसपास है कि यू कैन नॉट सेपरेट देम इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? ठीक है, चलो उसके बारे में लिख लेते हैं। कहां तक लिखे थे एक बार मुझे बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं उसको लेकर के। ओके, तो रिएक्शन लिख लो डायरेक्टली, यही वाला जो मैंने यहां पे लिखा ना, फर्स्ट ये लिखेंगे, ये पहले लिखो, सबसे पहले ये, फिर एग्जाम्पल में ये लिखना, ये दोनों एग्जाम्पल में लिखना अभी, ठीक है, ये वाला अभी मत लिखना, ठीक है, नीचे वाला प्रोपेन वाला अभी मत लिखना, ये तीनों लगातार लिख लो। हो गया, नीचे लाइन में लिखना, दस वुड्स रिएक्शन, तीन ही लिखे हो ना, ये चौथा तो नहीं लिखे हो? हाँ, दस वुड्स रिएक्शन इज अ कन्वीनियंट मेथड, दस वुड्स रिएक्शन इज अ कन्वीनियंट मेथड, दस वुड्स रिएक्शन is a convenient method for the preparation of symmetrical alkanes, for the preparation of symmetrical alkanes, for the preparation of symmetrical alkanes, that is alkanes containing, that is alkanes containing, that is alkanes containing even number of carbon atoms, alkanes containing even number of carbon atoms, alkanes containing even number of carbon atoms। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, however if two different alkyl halides, हमने यही तो कोशिश की ना, यहाँ पे दो अलग अलग अल्किल हाइलाइड लिया हमने, अब तक एक ही ले रहे थे तो उन्हीं का कपलिंग हो रहा था, अब दो अलग अलग लेकर के देखे कि चलो ऑड नंबर वाला बनाते हैं, तो क्या हो गया, अपन ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। however if two different alkyl halides are used, however if two different alkyl halides are used to prepare an alkane, however if two different alkyl halides are used to prepare an alkane with odd number of
carbon atoms to prepare an alkane with odd number of carbon atoms, comma, a mixture of 3 alkanes is actually produced. The mixture of 3 alkanes is actually produced. तो ऐसा क्यों हुआ? वो आपस में तो किए, प्लस अपने वाले ही अल्किल हैलाइड के साथ वुड्स रिएक्शन कर दिए, इसलिए हमें 3 मिला। ठीक है, उसका रीजन भी लिख लेना। क्या लिखे? मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स इज एक्चुअली प्रोड्यूस, फुल स्टॉप। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट the two alkyl halides in addition to reacting with each other, this is due to the reason that the two alkyl halides in addition to reacting with each other, also react among themselves. खुद आपस में भी कर लिए रिएक्शन, एक दूसरे के साथ तो अटैच हुए ही हुए, आपस में भी कर लिए वही रिएक्शन। इन एडिशन टू रिएक्टिंग विथ ईच अदर, ऑल्सो रिएक्ट अमंगस्ट देमसेल्व्स। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन लिख लो नीचे, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। दो अलग अलग हाइलाइट ले रहे हैं अपन। ये हो गया हमारा ब्रोमोमीथेन, दिस इज ब्रोमोइथेन। ठीक है, मिलकर के बना प्रोपेन, इथेन एंड ब्यूटेन। लिख लो तीनों। हो गया। अब नीचे इसके बारे में लिख दें कि तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसपास है, वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नीचे लिखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एल्केन्स are very close to each other. The boiling points of these alkanes are very close with each other, and hence they cannot be separated by, fractional distillation. ठीक है, लास्ट सेंटेंस, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक। अलग कर लिए होते तो हम भले ये यूज कर लेते हैं ना, पर तो अलग भी नहीं कर पा रहे, तो प्रोपेन का हमें काम था, प्रोपेन तो अलग से मिला ही नहीं। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक that Wood's reaction is used for synthesis of, it is because of this drawback that Wood's reaction is used for the synthesis of, it is because of this drawback Wood's reaction is used for the synthesis of only symmetrical alkanes. Symmetrical alkane में तो समझ गए ना, alkane with odd number, even number of carbon atoms. Alkanes with even number of carbon atoms. It is because of this drawback that Wood's reaction is used for the synthesis of only symmetrical alkanes. ठीक है, चलिए, ये हमारा हुआ दूसरा मेथड कंप्लीट। अल्किल हैलाइड के अंदर हमने दो अलग अलग मेथड देख लिए, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला और दूसरा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड वे लिखेंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे भी दो मेथड है ना। चलिए फर्स्ट लिखना, पहला ए डाल करके, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी का मतलब है रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें लिखना हाइफन डाल के, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, the process of removal of CO2 from an organic compound is called decarboxylation, is called decarboxylation, is called decarboxylation। अभी होता कैसे है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, when a salt of, when a sodium salt of carboxylic acid, when a sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, when a sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, सोडा लाइम क्या होता है, ब्रैकेट में लिखना, NaOH plus CO, NaOH plus CaO, NaOH plus CaO in the ratio 3:1, in the ratio 3:1, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं, ठीक है। तो when a sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime at about 630 Kelvin, at about 630 Kelvin, a molecule of CO2 is lost, a molecule of CO2 is lost, and an alkane, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, and an alkane with one carbon atom less, and an alkane with one carbon atom less, and an alkane with one carbon atom less then the carboxylic acid is formed. One carbon atom less than the carboxylic acid is formed. जितना कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में था उससे एक कार्बन कम वाला एल्केन मिलेगा, क्योंकि वो एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया ना, तो एक कार्बन कम करोगे ना। इससे अपन ने लिखा कि एक एल्केन ऐसा बनेगा जिसमें एक कार्बन कम होगा, किससे, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो लेस देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। चलो इसका एक जनरल रिएक्शन लिखना, RCOOH का पहले रिएक्शन अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट प्लस वाटर। इसको यूज करना है अपने रिएक्शन में। क्या लिखा हमने, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो यही है RCOONA प्लस NaOH हमारा सोडा लाइम प्लस CaO एट 673 केल्विन। समझ में आ रहा है। अब यहां यही आपका डीकार्बोक्सिलेशन दिखाना है आपको। देखो कैसे दिखाओगे, Na2CO3 बाहर, मतलब प्योर CO2 नहीं बाहर हो रहा है पर वो कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर हो रहा है, ठीक है। क्या बचा, RH, तो यही तो है हमारा एल्केन। समझे क्या। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आप एसिटिक एसिड ले लो। सबसे फॉर्मिक एसिड के बाद सेकंड नंबर का एसिड कौन सा आएगा, एसिटिक एसिड आएगा, इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड का आप रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ तो बनता है सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा, ये सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अब इसी सोडियम एसीटेट का आप क्या करवाओगे,
decarboxylation reaction in the presence of soda lime, 673 Kelvin temperature, Na2CO3 बाहर, और बचा क्या? CH4. तो एक कार्बन कम दिख रहा है आपको? एसिड में कितने कार्बन थे? 2. एल्केन में कितने कार्बन है? 1. एक कम हो गया। वही अगर आप इथेनॉइक एसिड लिए होते थे, यहां पर अगर इथेनॉइक एसिड लिए हो, सॉरी इथेनॉइक अभी तो लिया हमने, प्रोपेनॉइक एसिड अगर आपने लिया होता तो एक कार्बन कम इथेन मिलता। प्रोपेनॉइक एसिड में 3 कार्बन होंगे ना, इंक्लूडिंग दैट COOH का कार्बन, तो उसका एक कार्बन रिमूव कर देंगे, बचेगा क्या? इथेन। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन लिख लो। डन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से पहला मेथड हुआ ए। चलिए दूसरा लिखेंगे बी, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, हाइफन डाल के लिखना है इसमें। when a concentrated aqueous solution of when a concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed, sodium or potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed, comma, an alkane is produced. An alkane is produced, is electrolyzed, an alkane is produced, an alkane is produced, full stop. The alkane contains double the number of carbon atom. The alkanes contain double the number of carbon atom. The alkanes contain double the number of carbon atom as there are carbon atoms in alkyl group. As there are carbon atoms in alkyl group. ठीक है, चलिए इसका रिएक्शन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रोलिसिस कराते ना, वही एनोड कैथोड वाला, 2 रॉड रहेगी, एनोड कैथोड। एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट यही है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये ब्रेक होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला है। उसको समझते कैसे होगा, पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखो, फिर उसको एनोड कैथोड का अलग अलग रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो RCOONA plus H2O gives you RR plus NaOH plus H2 plus CO2, H2 plus CO2। ठीक है, अब देखना रिएक्शन कैसा हो रहा है। देखो अंदर हो क्या रहा है, जब आप इन दोनों को अंदर रखोगे, लेट्स से मैंने R की जगह CH3 ले लेता हूं मैं, CH3COO नेगेटिव, यानी कि CH3COO Na, और साथ में क्या है? वाटर। ये है हमारा क्या? इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, CH3COOK आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या करा रहे हैं अपन को? इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? एक लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन है, अंदर 2 रॉड डिप्ड है, एनोड एंड कैथोड। कैसे पता चलेगा कौन सा एनोड है? जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला से कनेक्टेड होगा वो एनोड होगा, और नेगेटिव टर्मिनल वाला क्या होगा? हमारा कैथोड। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, अंदर यही सॉल्यूशन है, इसके 4 आयंस बनने वाले हैं। कौन कौन से आयन बनेंगे? इसका 2 बनेगा, CH3 COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। 4 आयन बनेंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, सॉरी O2 नेगेटिव नहीं, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड
OH नेगेटिव। ये 4 आयंस बने जिसमें कि 2 क्या है, कैट आयन, और 2 क्या है हमारे एन आयंस। ये दोनों एन आयन जैसे ही स्विच ऑन करोगे कहां भागेंगे, दोनों एन आयन है तो कहां भागेंगे, एनोड की तरफ। दोनों एन आयन कहां जाएंगे, एनोड की तरफ। एन आयन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एंड एनोड मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। और कैटायंस कहां भागेंगे, टुवर्ड्स कैथोड। और ध्यान रखना इनकी टेंडेंसी होती है डिस्चार्ज होने की। अभी ये लोग चार्ज है ना, कोई भी चीज चार्ज होगी तो डिस्चार्ज ही हो सकती है, और क्या चार्ज होगी, वो तो पहले से ही चार्ज है, और जो डिस्चार्ज होगी उसको चार्ज होना है। तो ये जो अभी चार्ज है ये वहां जाके क्या होना चाहते हैं, डिस्चार्ज होना चाहते हैं, यानी कि अपना चार्ज लूज करना चाहते हैं, राइट। यानी कि CH3COO नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करके वो न्यूट्रल हो सकता है कि लूज करके। हाँ, H प्लस कैसे होगा, H प्लस बना ही लूज करके है, तो उल्टा होगा गेन करके। अरे हाँ ना, H से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ही तो H प्लस बना है, अब उसके पास बचा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, कहां से निकालोगे। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनता है, H बनता है। ठीक है, एम आई क्लियर। यानी कि आप समझिए कि जो नेगेटिवली चार्ज है ना उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, यानी ऑक्सीडाइज, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यानी कि रिड्यूस। इन जनरल हमेशा ये वाला चीज याद रखना कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। तो ये जो हमारे एन आयन गए हैं, दोनों गए थे ना, OH नेगेटिव भी गया और CH3COO नेगेटिव भी गया, तो इन दोनों में रेस लगेगी कि कौन पहले जाके डिस्चार्ज हो। कोई एक ही हो सकता है डिस्चार्ज, अगर CH3COO नेगेटिव पहले पहुंच गया तो वो डिस्चार्ज होगा, तब ये वाला डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। तो फिर ये क्या रहेगा, हमारे सॉल्यूशन में रहेगा, स्पेक्टेटर बन के रहेगा, यानी कि वो देखेगा बस बैठ के रिएक्शन को होता हुआ, क्योंकि वो तो पहुंच नहीं पाया ना, तो फिर क्या करेगा, बैठ के देखेगा। वैसे ही इन दोनों में भी रेस लगेगी, जो पहले पहुंच गया वो डिस्चार्ज हो जाएगा, दूसरा बैठ के देखेगा। समझ रहे हो, तो इन दोनों की रेस में ये जीतता है। कैसे, वो थोड़ा 12th में हम कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों की रेस में ये जीतता है और इन दोनों की रेस में ये जीतता है। ये दोनों बच गए हमारे स्पेक्टेटर। तभी Na प्लस और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाए, NaOH। अब बचे ये दोनों, सॉरी ये और ये है ना, ये दोनों बचे। अब ये कहां जाएगा, एनोड के पास। एनोड के पास जाके क्या होगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखो ये गया एनोड के पास, एट एनोड हमारा CH3COO नेगेटिव आयन आया, 2 है, ठीक है। वो दोनों दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बन जाएंगे, वो नेगेटिव चार्ज हटा देना उनसे, क्या बन जाएंगे ये 2CH3COO। पर ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि अगर आप इसका बॉन्डिंग देखोगे ना तो CH3 तो ठीक है, ये वाला C का एक बॉन्ड कम है। मतलब अगर आप ये देखोगे कि अभी ये पूरा O का, सॉरी O का, C का तो बॉन्ड है, तो ये वाला O जो है एक ही बॉन्ड बना रहा है। O तो 2 बॉन्ड बनाता है ना, जैसे ये O बना रहा है ऊपर वाला, ये नहीं बना पा रहा है, तो ये हाईली अनस्टेबल है अभी। तो ये क्या करेगा पता है, ये मिथिल से इलेक्ट्रॉन ले करके बाहर हो जाएंगे और अपने आप में ही ये क्या बना लेगा, CH3 एंड CO2, CH3 एंड CO2। ठीक है, तो ये हुआ एनोड में। अब लास्ट बचा है क्या, कैथोड। कौन गया कैथोड में, H प्लस। H प्लस ने वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया जो उसने लूज किया था, और क्या बना लिया 2H, जो कि आपस में अरेंज करके क्या बना लेंगे, H2 गैस। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आपने लिया था एक कार्बन का अल्किल वाला एसिड, आपको मिला 2 कार्बन का एल्केन। पूरे कार्बन को डबल नहीं करना, सुन रहे हो क्या, उसको उठाओ तो। पूरे कार्बन को डबल नहीं करना, सुन रहे हो क्या, पूरे कार्बन को डबल नहीं करेंगे। CO2 तो बाहर जा रहा है ना भाई, ये CO2 कहां से आएगा, इसी का एक कार्बन है जो CO2 बन रहा होगा। अब जितना यहां पे अल्किल बचा ना उसको डबल करना है, जितना यहां पे अल्किल बचा उसको क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 कार्बन का ये लिया होता सोडियम एसीटेट, मतलब सोडियम प्रोपेनेट, क्या है सोडियम प्रोपेनेट। ठीक है, अब इसका अगर हमने
ये इलेक्ट्रोलिसिस करवाया होता तो डबल द नंबर ऑफ कार्बन जो कि अल्किल ग्रुप में है उसका एल्केन बनता है। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस NaOH प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन। ये तो तीनों फिक्स है हमेशा, ये तीनों हमेशा फिक्स है। बस ये आपका क्या होता जाएगा, कार्बन जितने भी अल्किल ग्रुप में कार्बन है उसका डबल होता जाएगा, वुड्स के जैसा। बट वुड्स में ऐसा था कि जितने कार्बन है पूरा डबल होगा, यहाँ पे एक CO2 तो बाहर निकल रहा है ना। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। जाओ मुंह धो के आओ। हर दिन सोते हैं, हर दिन। चलो लिखो जल्दी से, इसमें क्या लिखे? ये ओवरऑल रिएक्शन लिख लिए ना, है ना? हाँ नीचे लिखना, द रिएक्शन इज बिलीव्ड। अच्छा इसका एक रिएक्शन वो भी लिख लो एग्जांपल, फिर अपन उसका ही इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाएंगे। आप इसकी जगह ये ले लो CH3COONA प्लस H2O, 2 ले लेना ना, ये भी 2, ये भी 2। अभी अपन ऊपर जो लिखे हैं वो तो R के टर्म्स में है, अभी R के जगह अपन क्या डालने वाले हैं? CH3। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या आ जाएगा? CH3 लिख लो पहले, फिर अपन उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेंगे। 2CH3COONA प्लस 2H2O गिव्स यू CH3 यानी कि इथेन, प्लस वो तीनों तो फिक्स है, NaOH H2 एंड CO2। ठीक है, अब इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं कि एनोड में क्या हो रहा होगा, कैथोड में क्या हो रहा होगा। ठीक है, नीचे लिखना, द अबव रिएक्शन इज बिलीव्ड टू अकर, द अबव रिएक्शन इज बिलीव्ड टू अकर, द अबव रिएक्शन इज बिलीव्ड टू अकर थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स, थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स, थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। पहले तो इनको आयनाइज करवा लो, है ना? पहले इनका आयनाइजेशन दिखाओगे ना कि इन दोनों से, ये दोनों इससे बना है, ये दोनों इससे बना है, तो दोनों का रिएक्शन लिख लो आयनाइजेशन वाला। 2CH3COONA 2CH3COONA gives you 2CH3COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। और ऐसे ही 2 वाटर को भी आयनाइज करवा लो, 2H पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। ये दोनों का क्या हो रहा है? आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। ठीक है, डन। नेक्स्ट लाइन में एट एनोड, पहले एनोड का लिखते हैं रिएक्शन। एट एनोड क्या होने वाला है, ये रिएक्शन लिख लो। एट एनोड ये जो लिखोगे ना, ये वाला प्रोडक्ट, इसके नीचे अनस्टेबल लिख लेना, ये प्रोडक्ट के नीचे लिख लेना अनस्टेबल है ये। तभी अपने आप में ही वो रीअरेंज करके ये दोनों कंपाउंड बना लिया, इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो स्टेबल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे रिएक्शन लिख लो एट कैथोड, ये हो जाएगा एट कैथोड। ठीक है, डन। बस ये हमारा कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस हमारे किससे हैं? एसिड से बने हैं। वो अलग बात है, हमने दोनों में एसिड का सॉल्ट का यूज किया है, देख रहे हो आप? प्योर एसिड से नहीं करा रिएक्शन, पहले उस एसिड का सॉल्ट बना दिए सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ, फिर रिएक्शन करवाए हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो टोटल मेथड 5 हो गए ना। एल्केन, ये एल्कीन अल्काइन से एक मेथड ये काउंट करोगे हाइड्रोजनेशन, अल्किल हैलाइड से इसको 2 काउंट करोगे, ग्रिग्नार्ड वाला और वुड्स वाला। तो 1 2 3, और कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 तरीके हो गए, टोटल 5 तरीके हैं जिससे हम एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ के ड्रॉबैक थे, जैसे कि इस वाले का ड्रॉबैक है कि इससे आप ऑड नंबर वाला नहीं बना पा रहे हो, वुड से भी ऑड नंबर वाला नहीं बना पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम पर उनके पास और भी मेथड्स हैं ऑड वाले बनाने के। ठीक है, पर इससे फायदा ये है ना कि आप कार्बन कम वाला ले रहे हो और ज्यादा वाला एल्केन बन जा रहा है। तो ये याद रखना, वुड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मेथड में डबल दी नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन मुझे बनाना है, तो किस टाइप का अल्किल हैलाइड या किस टाइप का एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। ये ना कर दें कि अपन प्रोपेनोइक एसिड से अपन ने प्रोपेन बना दिया, नहीं बनेगा।
प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनेगा? इथेन। जैसे इथेनोइक एसिड से मीथेन बना है, इथेनोइक एसिड से क्या बना है? मीथेन। वैसे प्रोपेनोइक एसिड से इथेन बनेगा, एक कार्बन कम करना है, 3 का 2 हो जाएगा। ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेन बनेगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है हमें, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स है, डालेंगे नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। यहां हम जनरली बात करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, उनकी सॉल्युबिलिटी की, उनका स्टेट, कि वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। ठीक है, ये उनका स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट कैसा है। प्लस इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी है या नहीं, ये अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो ये सब नॉन पोलार है, तो नॉन पोलार वाले को पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। वो पानी एक पोलार सॉल्वेंट है और एल्केन हमारे नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होने वाले। इनके लिए हमें चाहिए होगा नॉन पोलार सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म जैसे नॉन पोलार सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखना। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखने से पहले एक लाइन लिखो, फिर अपन फर्स्ट पॉइंट आते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स सच एज, the physical properties of alkanes such as, the physical properties of alkanes such as boiling point, melting point, boiling point, melting point, density, solubility, etc. depend upon the depend upon the depend upon the intermolecular forces of attraction, depend upon the intermolecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका देखो मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि ये इथेन है, ये पूरा इसमें क्या भरा हुआ है? इथेन भरा हुआ है। तो इथेन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? C2H6, 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 राइट? तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, भले वो वीक होगा। गैस होता है तो वीकेस्ट होता है, सॉलिड में वो थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, राइट? तभी तो वो सॉलिड है। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, जबकि इसमें थोड़े से लूजली पैक्ड है, गैस में तो और लूजली पैक्ड है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अपन को फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़नी है, सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्ले अ वाइटल रोल। अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है, तो दैट कैन बी इजिली सेपरेटेड, यानी कि उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। थोड़ा सा हीट दोगे तो अलग हो जाएगा। पर अगर जहां पर किसी का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, तो उनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लोग पोलर तो है नहीं कि इसके डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बन जाएगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये सब नॉन पोलर है। तो यहां पे एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो होता है हमारा वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारे केमिस्ट्री का ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे आप लोग फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो ना, कि किसी भी दो बॉडी जिसका मास होगा उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। कोई भी बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि कोई भी दो मास है, दो एटम है, उन दोनों के एटम के मास होंगे ही। कोई भी मैटर होगा, उसका मास तो होगा ना। मैटर तो वही होता है जिसका मास होता है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। तो उस टाइप के एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, बोलते हैं ना फिजिक्स में कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। इन द सेम वे केमिस्ट्री में वॉन डर वाल्स फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। बाकी अपनी केमिकल बॉन्डिंग तो थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी ना, वहां तो प्रॉपर बॉन्ड बन रही है, तो वहां तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। हालांकि अपन केमिकल बॉन्डिंग की बात कर नहीं रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर है या नहीं? क्या है, अगर अंतर समझ में आ रहा है तो?
जैसे मीथेन के अंदर C4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ये केमिकल बॉन्डिंग है, पर एक मीथेन दूसरे मीथेन से अट्रैक्टेड है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये वाला डिसाइड नहीं करेगा बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला फोर्स डिसाइड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। एम आई क्लियर? ये फोर्स तो डिसाइड करता है उनका बॉन्ड एंथैल्पी, कि बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा। यहां बॉन्ड थोड़ा बनती है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है जिसको अपन वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। कुछ जो पोलार होते हैं ना, उनके बीच में डाइपोल भी बन जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा, वॉन डेर वाल्स तो होगा ही, पर साथ ही साथ H बीइंग पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये बन गए हमारे डाइपोल। क्या बन गए? तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ये। किस टाइप का अट्रैक्शन होगा ये? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। वाटर के बीच में क्या फोर्स होता है? वहां होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O, ये रहा दूसरा H2O, और उनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपार्ट फ्रॉम वॉन डेर वाल फोर्स, इनके पास एक एक्स्ट्रा फोर्स है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है 100 डिग्री, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। समझ रहे हैं क्या? पर आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन सबके साथ नहीं बनाता है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है जिसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। उसमें पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है फ्लोरीन, और तीसरा है नहीं, हाँ, सबके पहले मेंबर के साथ ही बनाता है। ये आपके ग्रुप नंबर 16 का पहला मेंबर है, ये ग्रुप नंबर 17 का पहला मेंबर है, और एक ग्रुप नंबर 15 का पहला मेंबर नाइट्रोजन। ये 3 के साथ ही हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मैं इतने देर से जो बता रहा था वो किसके बारे में बात हो रही थी? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाइफन डाल के लिखो, amongst the straight chain alkanes, amongst the straight chain alkanes, amongst the straight chain alkanes, the first four member बोले तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। The first four members are gases. First four members are gases. तो जैसे हम जो यूज करते हैं घर में सिलेंडर, वो N ब्यूटेन होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन यानी कि स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, जिसको अपन कंप्रेस करके लिक्विफाई करके भरते हैं LPG, ठीक है। होता है वो गैसियस है, पर अगर आप उसको हाई प्रेशर से सिलेंडर में भरोगे तो वो लिक्विड हो जाएगा। तो सिलेंडर के अंदर एक्चुअली में लिक्विड होता है, पर जब आप नॉब खोलते हो तो वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण वो गैस बनके वापस बाहर आ जाता है। देखिए आपने उसको हाई प्रेशर में ही करके तो गैस को लिक्विड बनाया था ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पर जहां उसको प्रेशर रिलीज करने का मौका मिला वो बाहर आ जाएगा, और लिक्विड बन के बाहर नहीं आएगा कि ऐसे अपने वो गैस स्टोव से सब फवारा थोड़ा आता है कि फाउंटेन टाइप का आ रहा है फवारा, वो तो गैस ही आती है ना बाहर, क्योंकि उसने प्रेशर रिलीज करा अपने नॉब घुमा करके, और वो लिक्विड से गैस कन्वर्ट होकर वापस बाहर आता है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट फोर मेंबर्स आर गैसेस, कॉमा द नेक्स्ट 13 आर लिक्विड्स, द नेक्स्ट 13 आर लिक्विड्स, एंड द हायर मेंबर्स, यानी कि 18 के ऊपर वाले, 17 तक तो सब लिक्विड है या गैस है, और 18 या 18 के ऊपर वाले, एंड द हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ही बात कर रहे हैं अपन, है ना अभी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स, the boiling point of straight chain alkanes increase with increase in their molecular mass, the boiling point of
straight chain alkanes increase with increase in their molecular mass. उनका molecular mass जैसे जैसे बढ़ेगा उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. मतलब आप ये सोचिए कि मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इथेन उससे थोड़ा हैवी है ना, अरे एक कार्बन एक्स्ट्रा है उसके पास, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा होगा. व्हाट अबाउट प्रोपेन, उसका इथेन से भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक एक कार्बन ऐड होते जा रहा है, मतलब मास बढ़ता जा रहा है. आप सोचो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो मास पे डिपेंड करता था. G इज इक्वल्स टू सॉरी F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, हम बोलते थे ना ऐसा. F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो वहां पर m1 m2 की वैल्यू बढ़ती थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता था ना. तो इन द सेम वे वॉन्डरवॉल फोर्स भी मैंने आपको कहा कि ये केमिस्ट्री का ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो यहां अगर मासेस बढ़ेंगे कंपाउंड के तो उनका वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अगर वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक है. क्या लिखिए, द amongst the straight chain alkane, sorry nahi, the boiling point of straight chain alkane increase with increase in their molecular mass. This is because with increase in mass, van der Waals force of attraction increases. With increase in mass, van der Waal, VANDERWAAL apostrophe S, van der Waals force of attraction increases, and hence the boiling point increases. And hence the boiling point increases. And hence the boiling point increases. ठीक है, ये तो बात होगी स्ट्रेट चेन एल्केन्स की. पर हमेशा सिर्फ स्ट्रेट चेन एल्केन थोड़ी ना होंगे. जैसे ये कार्बन 4 स्ट्रेट चेन में कनेक्ट हो गया, पर यही 4 कार्बन इस तरीके से जो कनेक्ट हो सकता था ना, इसको अपन आइसोमर बोलते हैं, इसका चेन आइसोमर. इसका नाम है एन ब्यूटेन, तो इसका नाम था आइसोब्यूटेन. आईयूपीएसी नेम ब्यूटेन, आईयूपीएसी नेम 2 मिथिल प्रोपेन, पर दोनों क्या है, आइसोमर्स है. ऐसे अपन पेंटेन में भी 3 आइसोमर बनाते हैं, एक स्ट्रेट वाला, एक आइसो वाला और एक नियो वाला. तीनों ही क्या है, आइसोमर्स है. यहां दोनों ही क्या है, आइसोमर्स है. तो उसके लिए लिखना आइसोमर्स के बारे में. among the isomeric alkanes, among the isomeric alkane, among the isomeric alkanes, the branched chain isomer has lower boiling point. The branched chain isomer has lower boiling point. The branched chain isomer has lower boiling point than the corresponding straight chain alkane. The branched chain isomer has lower boiling point than the corresponding straight chain alkane. अब उसका रीजन लिखना, full stop. This is due to the reason that this is due to the reason that this is due to the reason that with branching with branching with branching the shape of the molecule tends to approach the shape of the molecule tends to approach with branching the shape of the molecule tends to approach that of a sphere, that of a sphere tends to approach that of a sphere.
full stop. As a result, the surface area, as a result, the surface area of the branched isomer decreases. The surface area of the branched isomer decreases. Branched isomer decreases. देखो जो अभी अपन ने लिखा उसका मतलब समझना. एक स्ट्रेट चेन वाले एल्केन का शेप थोड़ा लाइन टाइप का रहता है, लीनियर स्ट्रक्चर रहता है, पर जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है ना, उसका शेप स्फेरिकल की तरफ बढ़ता जा रहा है. ओवरऑल दिखने वो स्फेरिकल टाइप का शेप ले रहा है. तो जैसे जैसे स्फेरिकल टाइप का शेप ले रहा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता जा रहा है. ठीक है, तो याद रखना कि जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है. ठीक है, तो विथ ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. उल्टा. ठीक है, नहीं बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ये सही लिखा था मैं बोला सरफेस एरिया कम होता है लिखा बोला था, बट बना दिया उसको ऐसे. ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सॉरी. ठीक है, चलो नीचे लिखना. As a result, the surface area of branched isomer decreases. लिखे इतना. As a result, the surface area of the branched isomer decreases. ठीक है, तो नीचे लिख लेना. Hence, greater the branching, lower is the surface area. Greater the branching, lower is the surface area, and lower will be the boiling point. Greater the branching, lower will be the surface area, and lower will be the boiling point. Lower will be the boiling point. ठीक है, तो एक आध एग्जांपल नीचे लिख लेना. फर्स्ट एक एग्जांपल लिखना. मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से कम है, इथेन का प्रोपेन से कम है, प्रोपेन का ब्यूटेन से कम है. ये तो मास के लिए हो गया, सब स्ट्रेट चेन एल्केन्स है. और सेकेंड आप ये एग्जांपल लिख लेना कि एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, आइसोपेंटेन का उससे कम है, और सबसे कम है नियोपेंटेन का. ठीक है, ये हो गया पूरा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. ठीक है, स्ट्रेट चेन में अपन मास देखेंगे, और अगर सारे में मास देखो, सबका मास तो सेम है ना. ये सबके पास 5 कार्बन है, सबके पास 12 हाइड्रोजन है, तो तीनों का मास सेम है, बट अलग क्या है, सरफेस एरिया. सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा. सबसे कम सरफेस एरिया इसका, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम. ठीक है, तो विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया रिड्यूसेस, बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूसेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, like boiling points, melting point also increase with, like boiling point, melting point also increase with, like boiling points, melting points also increase with increase in carbon content. Increase in carbon content. Like boiling point, melting point of alkane also increase with increase in carbon content. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, solubility. Solubility, हाइफन डाल के लिखना. लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये एक रूल होता है सॉल्युबिलिटी का. लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलार सॉल्यूट एक पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और एक नॉन पोलार सॉल्यूट एक नॉन पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा. इसका मतलब होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक
is the general rule of solubility. Like dissolves like is the general rule of solubility. That is a polar solute is soluble in a polar solvent. A polar solute is soluble in dissolves in polar solvent, whereas a non-polar solute dissolves in non-polar solvent. Whereas a non-polar solute dissolves in a non-polar solvent. Polar solute dissolves in polar solvent, whereas non-polar solute dissolves in non-polar solvent. ये तो जनरल लाइन हो गई. अब एल्केन्स के बारे में बात करते हैं कि एल्केन्स भी नॉन पोलर हैं, तो दे विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो. एल्केन्स which are non-polar, alkanes which are non-polar are insoluble in polar solvents, such as water, alcohol, etc. Are insoluble in polar solvents such as water, alcohol, etc., but are highly soluble in non-polar solvents such as ether, benzene, but are highly soluble in non-polar solvents such as ether, benzene, carbon tetrachloride, etc. Carbon tetrachloride, etc. ठीक है. एंड लास्ट प्रॉपर्टी लिखना डेंसिटी. लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी. फिर उसके बाद अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. ठीक है. डेंसिटी लिखो इसमें हाइफन डाल के. द डेंसिटी ऑफ एल्केन. डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम. तो यहां भी वही होगा. जैसे जैसे मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, डेंसिटी बढ़ेगी. ठीक है. द डेंसिटी ऑफ एल्केन इंक्रीज विथ the densities of alkanes increase with increase in molecular mass. The density of alkanes increase with increase in the molecular mass. Full stop. The highest value is 0.8 gram per centimeter cube. The highest value is 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वाटर का कितना होता है डेंसिटी? आगे यूनिट. हाँ. सही जा रहे हो. हाँ. पर लग गया, उड़ गया वो. पर मीटर क्यूब. केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होती है, पर यहाँ तो ग्राम में बोला है ना इसका भी, तो वो होती है 1. वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1. अरे तभी तो अपन वाटर के लिए 1 किलो और 1 लीटर बोल सकते हैं ना, सेम है. पर ऐसा आप हर लिक्विड के लिए नहीं बोल सकते. वाटर के लिए आप ऐसा क्यों बोलते थे? कि उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो 1 के कारण मास और वॉल्यूम सेम होता है. ठीक है. पर ऐसे सबकी डेंसिटी 1 थोड़ी ना होती है. तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 केजी पर मीटर क्यूब. तो सारे एल्केन वाटर से हल्के हैं कि भारी हैं? पढ़ो ना जो लिखे हैं. कुछ लिखे हैं क्या अभी? हाँ, हल्के है ना. क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है और बाकी सबकी डेंसिटी 1 से कम है ना. 0.8 इज द मैक्सिमम. तो लास्ट लाइन में लिख लो. इन जनरल all alkanes are lighter than water. In general, all alkanes are lighter than water. Or all alkanes are lighter than water. ठीक है.
तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लाइन डालिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। देखो ये हमारा सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन है। पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो सेट होंगे, ऐसे ही एल्कीन का दो सेट होगा, अल्काइन का दो सेट होगा और बेंजीन का दो सेट होगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो जनरली जो हमारे एल्केन होते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अनलाइक योर एल्कीन एंड अल्काइन जो एडिशन शो कर रहे थे, पीछे हमने देखा था ना कि कैसे एल्कीन में एक ऐड होकर के हाइड्रोजनेशन करवाया था हमने, अल्काइन में दो मॉलिक्यूल ऐड हुए थे हाइड्रोजन के, तो वो एडिशन रिएक्शन था, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है कुछ और नए एटम को ऐड करने के लिए। बट एल्केन के पास कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इनका मेन रिएक्शन है। ठीक है, हाइफन डाल के लिखना इसमें। Alkanes are least reactive of all hydrocarbons. Alkanes are least reactive of all the hydrocarbons. Alkanes are least reactive of all the hydrocarbons. तभी तो इसको अपन ने नाम दिया था ना पैराफीन्स। फर्स्ट क्लास अपन जो पिछले बार पढ़े थे, हमने एल्केन्स को क्या नाम दिया था, पैराफीन्स, पैराफीन्स, यानी कि पैरा मतलब लिटिल और अफीन्स मतलब एफिनिटी, कम लाइकिंग है टुवर्ड्स एनी रिएक्शन। ठीक है, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं ये। ठीक है, आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल दी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट रिएक्शन लिखेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइफन डाल के लिखो, a reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon, a reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon, a reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by an atom, a reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by an atom or a group of atoms. A reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by an atom or a group of atoms is called substitution reaction. Is called substitution reaction. Is called substitution रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोकार्बन एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह कोई एटम या कोई नया ग्रुप ऑफ एटम जोड़ देंगे, उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एनी अदर एटम और एनी ग्रुप ऑफ एटम हैज टेकन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन दैट एल्केन, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझना, इसको लिखना मत अभी। CH4 + Cl2 अगर मैं करता हूं यहां पर, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा क्लोरीन और बचेगा क्या, HCl। ठीक है, अभी इसी में अगर आपने बहुत ज्यादा क्लोरीन लिया है, एक्सेस में क्लोरीन लिया है, तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, बनेगा CH2Cl2 + HCl। अभी भी अगर क्लोरीन आपके पास प्रेजेंट है तो वो क्लोरीन इस CH2Cl2 को भी क्या कर देगा, CHCl3 + HCl, और ये CHCl3 फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CCl4 + HCl। एक लौता हाइड्रोजन जो बचा था उसको भी हटा दिया हमने, तो इसका नाम है क्लोरोमीथेन। दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन एंड दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन, कॉमनली नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी जो अपन ने पीछे लिखा ना नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये एग्जांपल लिखे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिला रिएक्शन ये पीछे प्रॉपर्टी में, सॉल्युबिलिटी में ही, कि हमारे जो एल्केन्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे नीड अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म होता है, कॉमनली नोन एज क्लोरोफॉर्म, कॉमनली नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। बाकी इनके IUPAC ने मैंने आपको बता दिया, क्लोरोमीथेन, डाई ट्राई टेट्राक्लोरोमीथेन। समझ रहे हैं क्या, तो इसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे अपन, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है कि ये हो कैसा रहा है। एक्चुअली ये हमारे फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट था मैकेनिज्म का इसका, पर हम उसको इसी में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, कि कैसे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।